ऑप्टिक्स में दो ब्रांचेस है ना, अगर आपको क्लास 12 का थोड़ा सा आइडिया हो तो दो तरीके की ऑप्टिक्स पढ़ते हो, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। एक टॉपिक हुआ करता है डिफ्रैक्शन करके, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास सिंगल स्लिट हो, मतलब कहीं पर ओपनिंग है सिंगल स्लिट, और अगर हम कोई लाइट वेव यहाँ पर भेजते हैं तो डिफ्रैक्शन के चैप्टर में ये कुछ बेसिक आपको ये जरूर ये चीज पता होगी कि जो लाइट होती है वो स्प्रेड कर जाती है यहाँ से। कुछ है इस चीज का आइडिया नए बच्चों को कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो टॉपिक्स होते हैं उनमें हम कहते हैं कि जब लाइट को भेजते हैं किसी ओपनिंग से तो वो उस ओपनिंग पर स्ट्रेट न जा करके थोड़ा सा स्प्रेड कर जाती है लाइट। मैंने ये फिनोमिना कह रहा था आपके लिए, डिफ्रैक्शन फिनोमिना। है आइडिया इसका? यस सर। यस सर। ओके, तो ये फिनोमिना अंडर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है या फिर अंडर वेव ऑप्टिक्स आता है ये फिनोमिना? तो जो हमारा ये नैरो ओपनिंग होती है, इसकी अगर साइज, इसकी विड्थ डी हो और जिस लाइट को आप भेज रहे हो उसकी वेवलेंथ लैम्डा हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा एंड द विड्थ ओपनिंग जिससे उस लाइट को क्रॉस करके जाना है वो विड्थ डी है, तो यहाँ पर तो हम वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना पढ़ते हैं जिसमें लाइट स्ट्रेट नहीं जा रही है। लाइट क्या कर रही है, सीधा जा रही थी, कहीं पर एक विंडो टाइप की मिली और उस विंडो से जब लाइट निकली तो थोड़ी सी फैल गई, कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन फिनोमिना। ये फिनोमिना तब होता है जब वेवलेंथ ऑफ लाइट और ये जो विड्थ डी है ये आपस में एक दूसरे के कंपेरेबल, मतलब दोनों लगभग सेम वैल्यूज के हो, तब तो ये फिनोमिना होता है। और इस फिनोमिना के टाइम पर हम ऐसा कहते हैं कि जो लाइट है वो लाइट एज अ वेव काम कर रही है। यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स वाला टॉपिक पढ़ते हो। रे ऑप्टिक्स में यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको रे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, उसमें लाइट को आप एक रे कंसीडर करते हो और ये फिनोमिना कुछ अप्रोक्सीमेशंस पे आते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि अगर लाइट की वेवलेंथ इन कंपेयर टू द विड्थ डी इज वेरी वेरी लेस तो लाइट में कोई स्प्रेडिंग फिनोमिना नहीं होता। लाइट अगर सीधा जाएगी तो किसी भी विंडो को जब हम क्रॉस करेंगे यानी कि नैरो स्लिट को क्रॉस करेंगे तो लाइट स्ट्रेट फॉर्म में ही आगे बढ़ेगी विदाउट एनी spread. Light will travel in the straight line path. This is called ray optics or geometrical optics. तो फर्स्ट theoretical fact है, ray optics एक approximation है when the wavelength of light is very very small as compared to the size of object where the light is incident. ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? डिफरेंस बिटवीन द वेव एंड रे ऑप्टिक्स? यस सर। यस सर। राइट। यस सर। रे ऑप्टिक्स के टाइम पर लाइट की वेवलेंथ को बहुत स्मॉल कंसीडर किया गया है और वेव ऑप्टिक्स के टाइम पर लाइट की वेवलेंथ को और विंडो के साइज को यानी कि स्लिट के साइज को कंपेरेबल माना गया है। बस ये एक डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इसका न्यूमेरिकल्स में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। नोट कर लिया इसको? अच्छा, थोड़ा सा बताते रहो, आप लोग का फर्स्ट सेकंड क्लास है, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लग रहा। यस सर। ठीक है। नाउ रे ऑप्टिक्स में हमारे दो बेसिक रूल्स हैं, दो बेसिक लॉ जिसको कह सकते हो अंडर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसमें एक आप पढ़ते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड बेसिक फिनोमेना इन द रे ऑप्टिक्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं ये लॉ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ एंटर करते हैं, फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, और अगर हम मान लें कोई लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट कराए, कोई भी एक लाइट एज अ रे इंसिडेंट कराए अगर आप यहाँ पर, और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो कौन सा फिनोमिना यहाँ पर कंसिडर करते हैं?
रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हाँ, एक्चुअली देखिए राइट, जब भी आप कोई लाइट को इंसिडेंट कराते हो ऑन अ बाउंड्री, ऑन अ सरफेस which divides two mediums, at the point of incidence, at this point of incidence जहां पर लाइट को डाला गया है, आप एक लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलरली, जिसको कि नॉर्मल का नाम देते हैं, और उस नॉर्मल का और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई से डिनोट कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ दो फिनोमिना होते हैं, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी, इस पॉइंट पर दो फिनोमिना होंगे, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करेगा, और इनफैक्ट कुछ पार्ट ऐसा भी होता है लाइट का, बिकॉज लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो हमने एक तरीके से एनर्जी इंसिडेंट कराई है, तो उसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कुछ एनर्जी दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, और कुछ एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब भी होती है। बट हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त लाइट का एब्जॉर्प्शन नेग्लेक्ट कर देते, हम लाइट को दो ही पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के पार्ट में और रिफ्रैक्शन के पार्ट में। तो ये इंसिडेंट रे मान ली, ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड देन इट इज रिफ्रैक्टेड। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल, उसको हम थीटा रिफ्लेक्शन दिखा रहे, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको थीटा रिफ्रैक्शन, REFL रिफ्लेक्शन, REFR रिफ्रैक्शन। क्या रिलेशन होता है इनके बीच में? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज स्मॉल आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा रिफ्लेक्शन, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई शुड बी इक्वल टू थीटा रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ भी कहा गया, ये क्या बोलता है कि जो एंगल आई है और एंगल थीटा है, इनमें आपस में एक रिलेशन आएगा, और रिलेशन क्या आएगा? वो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ओवर साइन ऑफ दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और ये कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? तो इसकी वैल्यू स्नेल्स लॉ ने बताई थी कि दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, which is V1 upon V2। तो V1 V2 क्या है? तो V1 speed of light in this first medium, and what is V2? Speed of light in the second medium. This is called Snell's law. Sin I upon sin theta refraction equals to V1 divided by V2। दो लॉज है, पहला आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं है। उन दोनों का जब साइन कंसिडर करते हैं तो उनका रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू है, व्हिच इज रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम्स, V1 by V2। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। पक्का? नो सर। ठीक है, सही चल रहा है ये। चल, और ये हमेशा होगा यार, जब भी होगा। इवन अगर आप मिरर पर भी लाइट को इंसिडेंट करते हो तो क्या वो चेंज ऑफ मीडियम नहीं हुआ? अगर हम लाइट को किसी मिरर पे डाले तो मिरर तो ग्लास का ही बना होता है, तो इसका मतलब एयर से ग्लास पे लाइट डाली गई, तो दैट इज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, वहां पर भी रिफ्लेक्शन है। यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि लाइट को 100% रिफ्लेक्ट किया जा सके इवन मिरर से? क्या ये पॉसिबल है कि लाइट 100% रिफ्लेक्ट हो जाए इवन अगर हम उसको किसी ग्लास के मिरर पर इंसिडेंट करें? आंसर होगा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ पार्ट उस ग्लास के अंदर जरूर जाएगा, बिकॉज कोई भी ग्लास का मिरर लोगे आप तो उसकी कुछ थिकनेस जरूर होगी। अब पेपर जैसा मिरर तो होगा नहीं कि बिल्कुल पेपर जैसी थिकनेस है, तो कुछ मोटाई होगी उसकी, तो कुछ ना कुछ लाइट उस मिरर में जरूर जाएगी, और 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। 100% रिफ्लेक्शन सिर्फ एक स्पेसिफिक केस में मिलता है,
और वो केस अभी आगे डिस्कस होगा, कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां पर लाइट 100% रिफ्लेक्ट होती है। नाउ बिकॉज लाइट वेव भी है, हम लोग उसको यहाँ पर रे कंसिडर कर रहे हैं, बट बेसिकली फंडामेंटली लाइट एक वेव है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा रखा है कि लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी, इस वजह से उसको रे मान के चल रहे हो। तो इसके अंदर वेव की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वेव की स्पीड, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की वेवलेंथ। तो अगर हमारी जो इंसिडेंट लाइट है उसमें स्पीड v1 है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है और उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। Because light is a wave, so therefore the wave must have speed, the wave must have a wavelength, and it must have some frequency. v1, lambda 1, f2, f1. तो इनमें से वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिफ्लेक्शन में चेंज हो जाएंगी या रिफ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी? क्या रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट की जो स्पीड है वो पहले से ज्यादा होगी, पहले से कम होगी, या पहले के बराबर ही होगी? क्या उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या फिर सेम रहती है? और सेम कंसेप्ट फॉर द रिफ्रैक्शन। तो लॉजिक क्या कहता है? जो स्पीड ऑफ वेव है, वो चाहे कोई भी वेव हो, लाइट की वेव हो चाहे साउंड की वेव हो, किसी भी वेव की स्पीड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो जब तक मीडियम नहीं बदलते हैं तब तक वेव की स्पीड नहीं बदलती, फर्स्ट रूल। तो क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से उसको इंसिडेंट करवाया गया था, तो सेम मीडियम होने की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो सेम स्पीड पर ट्रेवल करेगी। यानी अगर v1 स्पीड पर लाइट की वेव आई थी तो v1 स्पीड पर ही ये रिफ्लेक्ट होगी। बट रिफ्रैक्शन के बाद क्योंकि मीडियम बदल गया है, तो मीडियम बदला होगा तो स्पीड ऑफ लाइट बदली होगी। इसका मतलब सेकंड मीडियम में लाइट की एक अलग स्पीड होगी, सपोज वो v2 है। और इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द मीडियम, और मीडियम के साथ इसका एक रिलेशन भी, और वो रिलेशन कहता है v इक्वल्स टू, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, it is speed of light in a free space, that is a vacuum. Speed of light in the medium is equals to speed of light in the free space vacuum, small c, जिसकी वैल्यू 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड स्मॉल सी स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, जिसकी वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर यही चीज हम यहाँ फॉलो कर ले, जो v1 होगा, बिकॉज ये बेसिक रूल है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दें तो जो v1 होगा, v1 वो लिखा जाएगा c डिवाइडेड बाय म्यू1। यहाँ पर आप v1 को लिखोगे c अपॉन म्यू1, एंड सिमिलरली v2 को लिखेंगे c डिवाइडेड बाय म्यू2। तो c अपॉन म्यू1 डिवाइडेड बाय c अपॉन म्यू2, c बाय म्यू1 डिवाइडेड बाय c बाय म्यू2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाती है म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1। आया समझ में यार? यस सर। यस। ठीक है बच्चा, आप लोग की पहली क्लास है इसलिए बहुत आराम से बताओ, और ऑप्टिक्स पढ़ते पढ़ते हमारे तुम्हारे बीच में थोड़ी सी ट्यूनिंग सेट हो जाएगी तो फिर मैकेनिक्स अच्छा लगेगा। तो ये हो गया अबाउट द स्पीड ऑफ वेव। एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे, कंसिडरिंग 12th पास का बैच है तो थोड़ा बहुत आपको 12th का जरूर याद होगा। हमारे जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसकी एक, इसको जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हो, इसका एक और फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल K टाइम्स
म्यू एम, थोड़ा सा सिंबल्स में प्रॉब्लम है, यहाँ भी म्यू यूज कर रहे हैं, यहाँ भी म्यू यूज कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। ये जो म्यू यूज कर रहे हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कैपिटल के, थोड़ा बहुत नाम जरूर आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का नाम सुना होगा। कैपिटल के ये वही चीज है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और म्यू एम का नाम आप लोगों ने सुना होगा उस चैप्टर में जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ाया जाता है, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। उसके अंदर इसको कहा जाता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। सुना है इसके बारे में नाम, परमेबिलिटी? अगर नहीं सुना है तो इस टॉपिक को छोड़ दे रहे यहीं पर, इसको बाद में कर देंगे। सुना है तो फिर इसको ही बता दें। यस सर सुना है। यस सर सुना। हाँ। वैसे इस टॉपिक को फिर से बताएंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए डाला है। नेक्स्ट पॉइंट, वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ एनी वेव, ये किस पे डिपेंड करता है? और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव किस पे डिपेंड करता है? जैसे कि वेव की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक स्पीड नहीं चेंज होती। मीडियम बदलेगा, स्पीड बदलेगी। और फॉर्मूला ये लगाएंगे, सी अपॉन म्यू वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा कहा जाता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इसका मतलब लाइट ग्लास के अंदर कितनी स्पीड पर चलेगी अगर पूछा जाए, लाइट विल ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, क्या लिखेंगे यार, कितना होना चाहिए ग्लास के अंदर? अगर हम कहा जाए कि लाइट की क्या स्पीड चलेगी, तो स्पीड इन मीडियम, कोई भी मीडियम लो, ग्लास लो चाहे वाटर लो, स्पीड इन द मीडियम 3 × 10⁸ and divided by the refractive index, which is 3/2. So 3 × 10⁸ divided by 3/2, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे इसको। नाउ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, चाहे वो लाइट हो चाहे वो साउंड हो, इन दोनों के बारे में कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव, इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स। कौन सा सोर्स? जिसने उस वेव को एमिट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ तो साउंड जनरेट हो रही है, तो मैं एक साउंड का सोर्स हूँ, तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे साउंड की क्या फ्रीक्वेंसी है। एलईडी बल्ब से जो लाइट निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी एलईडी बल्ब पे डिपेंडेंट है। ट्यूबलाइट से जो लाइट निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूबलाइट पे डिपेंडेंट है। दैट मींस कि जिस सोर्स से लाइट की एमिशन हो रही होती है वो डिसाइड करेगा कि लाइट कितनी फ्रीक्वेंसी की है। एंड इसका मीडियम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव, इन सब का प्राइमरी सोर्स एक ही होगा। मतलब कोई बल्ब रहा होगा जिस बल्ब से ये लाइट आई होगी, और वही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वही लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, तो क्योंकि इन सब का सोर्स एक बल्ब था, इस वजह से इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड की फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टेड की फ्रीक्वेंसी सब आइडेंटिकल होंगी। मतलब अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ है, F1 नहीं लिख रहे, एफ है, तो जो साउंड, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ, जो रिफ्रैक्ट होगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी में कहीं कोई चेंज नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी। और बात करते हैं वेवलेंथ की। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? किसी भी वेव की जो वेवलेंथ है ये किस पे डिपेंड करेगी? तो ये दो बातों पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, साथ में फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि सोर्स के ऊपर। क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, दैट वेवलेंथ इक्वल्स टू स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड वाला पार्ट मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा वेवलेंथ।
फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट यहाँ सब सिमिलर है, लेकिन स्पीड यहाँ और यहाँ में डिफरेंट है। इस वजह से इंसिडेंट की वेवलेंथ और रिफ्रैक्टेड की वेवलेंथ में फर्क आएगा। यानी अगर यहाँ वेवलेंथ λ1 है और यहाँ पर वेवलेंथ λ2 हो जाएगी, तो डिफरेंट वेवलेंथ, वन इज λ1, अदर वन इज λ2। और जो रिफ्लेक्ट होगा वो सेम वेवलेंथ होगी, वो λ1 ही रहेगा, बिकॉज स्पीड सेम रह गई, फ्रीक्वेंसी सेम रह गई, तो वेवलेंथ भी यहाँ पर सेम आएगी। और जो वेवलेंथ है उसको भी निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो v/f है, तो इसको लिख सकते हैं स्पीड के लिए हम लगाएंगे c/μ, स्पीड की जगह पर लिखोगे c/μ, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल c डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स फ्रीक्वेंसी फॉर द लैम्डा। तो जब मुझे λ1 कैलकुलेट करना होगा, तो λ1 की जगह लिखेंगे c/a रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, λ2 निकालना होगा तो c/a रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू द फ्रीक्वेंसी। और इससे एक से बड़ा ऑब्वियस है, λ1 मल्टीप्लाइड बाय μ1, λ2 मल्टीप्लाइड बाय μ2, दे आर सिमिलर वैल्यूज। λ1 μ1 इज सेम एज λ2 मल्टीप्लाइड बाय μ2। अब बताओ आप लोग, ये एलिमेंट्री चीजें थी, मतलब ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक तरीके से कह सकते हो, तो इसमें कहीं कोई डाउट है तो वो क्लियर करो। नो सर। सभी से आराम से सोच करके, इसमें हेजिटेट ना करो, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है, मतलब आपको टर्म से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्या मतलब होता है चीजों का। नोट कर लो फिर बताओ आगे लिखे। तुम लोगों ने बोर्ड वगैरह के लिए तैयारी की थी कि वैसे ही मतलब गिफ्ट मिल गया तुम लोग को? करी थी। पढ़ रहे थे, मतलब जब अभी बोर्ड का आ रहा था तो पढ़ाई लिखाई चल रही थी कि मतलब रिलैक्स हो गए थे उस टाइम? चल रही थी। पढ़ रहे थे। चल रही थी सर। तो चलो, उससे थोड़ा बहुत ये तो फायदा होगा आपको, 12th का चैप्टर भी है। और जेई मेन दिया था आप लोगों ने? यस सर। तो ये बताओ, मतलब बेइज्जती हुई थी या थोड़ा बहुत सम्मान मिला था उसमें? तो थोड़ा बहुत सम्मान। मतलब अगर आप 90 परसेंटाइल के ऊपर है तो आप रिस्पेक्टेड है, 95 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, और अगर अनफॉर्चुनेटली 95 के नीचे है तो थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। और बिकॉज 90 परसेंटाइल के नीचे जाने का मतलब ऑलमोस्ट आपका रैंक जो हो गया वो लगभग मान के चलिए 80-90 हजार रैंक आती है, जिसमें कोई ठीक ठाक कॉलेज मिलता नहीं कभी। तो परसेंटाइल लानी पड़ती है कम से कम आपको, मान के चलो अगर ठीक ठाक कॉलेज चाहिए तो 97-98 परसेंटाइल के आसपास, बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए अगर जेई मेन का तो 99 परसेंटाइल चाहिए। और जेई मेन का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से 99 परसेंटाइल क्रॉस करने के लिए तुम्हें सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट चीजें या बहुत टफ किताबें लगाने, असाइनमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। हमें अपने सिलेबस को थॉरली कवर करना है। देखो, मेंस एडवांस की स्ट्रेटजीज अलग है। एडवांस करना है, अगर अच्छी रैंक लाना है तो उसके लिए फिर डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए और अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले। बट अगर आपको मेंस में 99 परसेंटाइल क्रॉस करना है तो पैटर्न बिल्कुल अलग है उसका। उसका पैटर्न सिर्फ ये है कि आप अपने 12th और 11th का जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसको थॉरली करें, मतलब कि सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि लोग कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं, या एक चैप्टर पे थोड़े से टॉपिक पढ़ लिए, थोड़े से टॉपिक छोड़ दिए, ये मानते हुए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाली स्ट्रेटजी अगर हम फॉलो करेंगे ना डे 1,
ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब कुछ जो मैंने बताया है ये बहुत एलिमेंट्री है, और कई जगहों पर स्टूडेंट और टीचर सब लोग इसको स्किप कर जाते हैं कि ये बताने का क्या फायदा है। बट जेई मेन का एग्जाम बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता चला जा रहा है, और नेक्स्ट ईयर तो आप और सुपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम माना जा रहा है इसको, मतलब परसेंटाइल लेना और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो एक बेसिक रूल बनाओ, जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसको थॉरली पढ़ोगे, कंप्लीट पढ़ोगे, चाहे वो छोटे से छोटा कंसेप्ट हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कंसेप्ट हो। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए, जेई मेन अगर टारगेट है तो प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको असाइनमेंट यहाँ से दी जा रही है वो, और बुक्स में एज यूजुअल तुम लोगों ने लास्ट ईयर भी लगा रखी होगी, HCV यानी कि HC वर्मा सफिशिएंट है मेंस को क्रैक करने के लिए। एंड देन एनसीईआरटी आपको वैसे भी लगानी। जिनका टारगेट एडवांस है वो आप डिस्कस कर सकते हो, उनको भी बता देंगे कि उनको किताबें कौन सी लगानी है, मतलब कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर टारगेट वाकई एम्स है तो वो सॉरी एडवांस है। एडवांस में कौन सी बुक्स पढ़नी है? एडवांस में अब वो डिपेंड करता है टॉपिक वाइज भी, जैसे कि हम एडवांस में किसी एक सिंगल बुक पर आप रिलाई नहीं करते हो, क्योंकि क्या होता है जैसे यूनिट वाइज होता है। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स चल रही है तो बेस्ट बुक इरोडो मानी गई है उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चल रहा तो भी इरोडो है। लेकिन अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, वेव पढ़ रहे हैं, या कोई और ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरी किताबें हैं। तो वो टाइम टू टाइम आपको बताते जाएंगे कि इस वाले यूनिट में ये वाली किताब ज्यादा अच्छी है। मतलब एडवांस सिंगल बुक से कवर नहीं होता एक्चुअली। यस। ठीक है, कभी कभी हम रेसनिंग हॉलीडे भी बताएंगे आपको, कभी कभी यूनिवर्सिटी फिजिक्स बता देंगे, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजें, और वो हम क्लास में बोलते जाएंगे कि इसके लिए आप ये वाली किताब फॉलो कर सकते हो। वैसे तो किताब की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम लोग सारी किताबों को मिला करके ही असाइनमेंट्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी असाइनमेंट्स भी अगर फॉलो कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर टारगेट आपका मेंस है और परसेंटाइल लाना है सिर्फ, तो मैं फिर पहले दिन से क्लियर कर दे रहा हूँ, बियॉन्ड एनसीईआरटी और HCV जाने की कोई जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम करोगे। आप अपना टाइम यूज करो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करने में। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो भाई, अगर है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम क्रैक करना नॉलेज के साथ साथ स्ट्रेटेजी का भी पार्ट है। नॉलेज तो है ही, बट नॉलेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, कि उसको प्रिपेयर कर कैसे रहे हो आप। कभी कभी 6-8 घंटे पढ़ने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो 4 घंटे की पढ़ाई में मिल जाएगा। भाई पढ़ाई क्या कर रहे हो ये भी देखना पड़ता है ना। दुनिया भर की एडवाइसेस आपको मिलेंगी फ्रेंड्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, जो उल्टी सीधी एडवाइसेस हैं। तो कभी भी ऐसी चीजें अगर तुम्हारे सामने आए तो एक बार हम लोगों से डिस्कस करके ही उसको फॉलो करना। पूरा मार्केट एक्चुअली कॉमर्शियल हो चुका है। आपको हर आदमी चाहेगा कि हमारी ये वाली किताब ले लो, हमारा ये वाले नोट्स ले लो, हमारे ये वाले पैकेज ले लो, सब आपको बेचने में लगेगी। कोई जरूरत नहीं इस टाइप से पैसा खराब करने का। आपको एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है, ट्रस्ट करो, जो कुछ होगा यहीं से होगा तुम्हारा। ठीक है, हटाए इसको भाई। यस यस सर। यस सर। राइट, तो ये एलिमेंट्री चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री चीजें। अब आते हैं यार कुछ और बहुत बेसिक पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है ना, कुछ और बेसिक पॉइंट्स कवर करते हैं। लाइक रिफ्लेक्शन में, जब रिफ्लेक्शन की बात करते हो तो मिरर सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है। मिरर का रिफ्लेक्शन, तो मिरर भी दो तरीके की है। प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, या फिर नॉन स्फेरिकल मिरर है। मतलब प्लेन और कर्व, बेसिकली ऐसे कर सकते हो। मिरर दो टाइप की, प्लेन एंड सेकंड टाइप इज जो कि प्लेन नहीं है तो कर्व होंगे।
अब कर्व्ड मिरर में फर्दर कैटेगरीज है। वो कर्व स्फेरिकल हो सकता है, वो कर्व एक पैराबोला हो सकता है। पैराबोलिक मिरर्स टेलीस्कोप में लगाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स हमारे जो होते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स की बात कर रहे हैं। तो एक जनरलाइज थ्योरी है जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मिरर्स पर इस तरीके से दिखाते हैं। एक बोलते हो एज अ डेफिनेशन हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक दूसरा हम टॉपिक बोलते हैं यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या मतलब है इनका यार? क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिफरेंस ये है कि अगर आप एक प्लेन सरफेस लें और उस प्लेन सरफेस पर अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, तो नेचुरल सी बात है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसे चला गया मान लो। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद भी पैरेलल रहती, मतलब दो रेज जो आपस में पैरेलल थी, अलग अलग पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट हुए और अलग अलग पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर से एक दूसरे के पैरेलल है, पहले भी पैरेलल थे बाद में भी पैरेलल है, तो ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको कहते हो कि अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है और उसके ऊपर हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली, मतलब कि दो लाइट की रेज आई जो आपस में पैरेलल थी, बट वो अलग अलग पॉइंट्स पर इंसिडेंट हुए। एक किसी पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुआ, एक पॉइंट बी पर इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंस के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हुए तो पॉइंट ए की लाइट और पॉइंट बी की लाइट नॉन पैरेलल हो गई। मतलब बिफोर रिफ्लेक्शन दे वर पैरेलल बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल। ये कहलाएगा आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हियर द लाइट रेज वर पैरेलल बिफोर reflection and even after reflection. Here before reflection they are parallel, after reflection they are non parallel. इसका क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर गया? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। देखिए लॉ है, पहली बात तो लॉ का मतलब वो सब जगह काम करेगी, लॉ में कोई एक्सेप्शन नहीं होते। होता क्या है कि जब हमारा सरफेस जिसको हम प्लेन कह रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई भी सरफेस परफेक्टली प्लेन है नहीं, कोई भी चीज परफेक्टली प्लेन नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ रफनेस होती है। मतलब ये जो सरफेस हम जिसको प्लेन कह रहे हैं, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप लेकर के देखेंगे तो ये प्लेन सरफेस हमें प्लेन नहीं दिखती, ये थोड़ी सी ऐसे ऊबड़ खाबड़ होगी, मतलब थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म होगा इसका। तो अगर हम जिसको प्लेन कह रहे हैं, इफ इट इज अ परफेक्ट प्लेन मतलब एक तरीके से आइडियल कंडीशंस है, परफेक्टली स्मूथ, और यहाँ पर क्या है कि ये ऊबड़ खाबड़ टाइप की चीज है, हल्का सा कहीं से उठा है कहीं से नीचे ऐसे है, कर्व शेप का है, जिगजैग फॉर्म में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी वैलिड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं भी गलत नहीं होता। होता क्या है कि सरफेस में इरेगुलरिटीज होती है, कोई भी सरफेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इरेगुलर, ऊपर से देखने पर तो ये प्लेन दिखेगा आपको, जैसे हमारे घर की फ्लोर है, तो हमारे घर की फ्लोर हमको ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन दिखती है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो कहीं उठा होता है कहीं नीचे होता है। तो जब हम लाइट को इस पर डालते हैं, इस पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन और इस पॉइंट के नॉर्मल की डायरेक्शन में फर्क होता है, क्योंकि ये पॉइंट्स कर्व के फॉर्म में है। हो सकता है यहाँ का नॉर्मल किसी और डायरेक्शन में, यहाँ का नॉर्मल किसी और डायरेक्शन में हो, नॉर्मल्स की डायरेक्शन में डिफरेंस। पॉइंट ए पर जो कुछ भी नॉर्मल की डायरेक्शन होगी और पॉइंट ए पर जो इंसिडेंट लाइट आई, इंसिडेंट लाइट कमिंग एट पॉइंट ए, नॉर्मल एट पॉइंट ए, अगर उनके बीच का एंगल हम θ1 कह रहे हैं, तो पॉइंट ए पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो θ1 एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। यहां पर जो एंगल बनेगा वो θ1 ही बनना है। पॉइंट बी पर
इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच अगर θ2 का एंगल है, तो यहां पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो उस नॉर्मल के साथ θ2 का ही एंगल बना रही है। तो क्या कहे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हुआ हमारा। अगर हम इंडिविजुअली बात करें एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट एंड एट पॉइंट ए द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, वो दोनों एंगल्स बराबर है। इसका मतलब पॉइंट ए पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सिमिलरली पॉइंट बी पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्योंकि नॉर्मल्स अलग अलग डायरेक्शंस में है सरफेस के इरेगुलरिटीज की वजह से, तो नॉर्मल के अलग अलग डायरेक्शंस होने की वजह से रिफ्लेक्शन भी हमारे अलग अलग डायरेक्शंस में हो गए, जिस वजह से ये दोनों वेव अब आपस में पैरेलल नहीं रही। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इनवैलिड हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी काम कर रहा है। इंडिविजुअली पॉइंट ए पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, इंडिविजुअली पॉइंट बी पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब सरफेस की इरेगुलरिटीज को कंसिडर नहीं करते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल बेसिस पर ये मान लेते हैं कि सरफेस परफेक्टली प्लेन है, परफेक्टली स्मूथ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जब हम नॉर्मल्स कंसिडर करेंगे तो वो नॉर्मल्स भी आपस में पैरेलल होंगे। If the surface is perfectly smooth, then the normals are also parallel. Incident lights are already parallel. Normals are parallel, and therefore reflected lights are also parallel. यहाँ पर पॉइंट ए पर जो एंगल बनेगा थीटा, वो यहाँ भी थीटा होगा और ये थीटा बराबर होगा। क्या ये चीज बात क्लियर हो गई आपको डिफरेंस में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होते हैं, और सरफेस की इरेगुलरिटी अगर नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दोनों ही केसेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली वर्क करता है एट एवरी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ना आप कुछ न्यूमेरिकल्स पॉइंट की तरफ आइए। प्लेन मिरर की बात करते हैं, इसको हम आइडियल मानेंगे, मतलब हम यहाँ पर इरेगुलरिटीज कंसीडर नहीं करने जा रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये परफेक्टली स्मूथ है। इस प्लेन मिरर पर अगर हमने कोई एक लाइट को इंसिडेंट कराया, और प्लेन मिरर भी हम आइडियल मानते हैं। आइडियल प्लेन मिरर का क्या मतलब होगा यार? आइडियल प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए इसके अंदर? दो बातें, एक, हाँ बोलो। No, sir. No. तो देखिए डिस्कस कर सकते हैं। एक तो इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होगी, दूसरा 100% एब्जॉर्प्शन होगा। ये दोनों ही बातें थ्योरेटिकल बेसिस पर हैं, मतलब कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। बट थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली अगर मिरर को आइडियल कहा जा रहा है, इसका मतलब जितनी लाइट आएगी वो 100% रिफ्लेक्ट हो जानी है। और जिस पॉइंट पर लाइट को इंसिडेंट कराया गया है उस पॉइंट पर मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसी को नॉर्मल का नाम दोगे। उसके साथ इंसिडेंट रे अगर हमारा थीटा एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्शन भी थीटा एंगल पर होगा। यहाँ पर एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डेविएशन। फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड डेविएशन बाय द मिरर। क्या होता है डेविएशन? अगर हमारा ये मिरर यहाँ पर नहीं होता, मान लो ये जो मिरर था ये नहीं होता, तो हमारी लाइट पॉइंट ए पर जाने के बाद फर्दर कहाँ जाती? अगर मान लेते यहाँ मिरर नहीं होता तो जो वेव आ रही थी, जो रे आ रही थी, वो पॉइंट ए के बाद कौन से डायरेक्शन में जाती अगर मिरर ना होता? तो अगर मिरर ना होता तो नेचुरल सी बात है ये लाइट और आगे जाती। मतलब ये जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं इस तरफ लाइट की रे जाती अगर मिरर नहीं होता तो, और मिरर के होने की वजह से लाइट इस डायरेक्शन में न जाकर के किसी और डायरेक्शन में जा रही है। मतलब मिरर ने क्या किया, लाइट के ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लाइट वाज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, बट मिरर ने उसको क्या कर दिया, अब आप इस डायरेक्शन में जाओ। तो ये जो एंगल बनता है
इसी को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। मतलब आपके लाइट के ट्रेवल करने की डायरेक्शन कितने एंगल से चेंज हुई। लाइट की ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी ट्रेवल करने की, उस ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना एंगल टर्न करने के बाद नई डायरेक्शन मिल रही है जहां पर लाइट ट्रेवल हो रही है, ये कहलाएगा डेल्टा। और ये सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स लगाओगे तो जो डेल्टा होगा वो आराम से लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ थीटा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे। बोली नो सर। ठीक है, सिंपल राइट। डेविएशन 180 माइनस 2 थीटा का डेविएशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स पार्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर 2 मिरर्स यूज करें तो, अगर नंबर ऑफ मिरर एक की जगह नंबर ऑफ मिरर 2 होते और तब मुझे डेविएशन कैलकुलेट करने को दिया जाए, तो सिंगल मिरर है, सिंगल मिरर की डेविएशन बाय सिंगल मिरर 180 माइनस 2 थीटा। बट डेविएशन का मतलब भी ध्यान है, ये भी एक प्रॉब्लम है लोगों की। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ता है, अगर फिजिक्स में परफेक्शन चाहिए, कि जिस चीज का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जैसे कि डेविएशन, तो डेविएशन किस चीज को कहा जाता है? डेविएशन कहा जाता है लाइट की इनिशियल डायरेक्शन जहां पर वो ट्रेवल कर रहा था उससे कितना एंगल टर्न होने के बाद वो नई डायरेक्शन मिलेगी जहां पर लाइट ट्रेवल हो रहा है। 180 माइनस 2 थीटा सिंगल मिरर में। नाउ 2 मिरर्स का केस लिया, डबल मिरर, केस ऑफ 2 मिरर्स। मिरर 1 एंड मिरर 2, ये 2 मिरर्स हैं। इन दोनों मिरर्स के बीच में कोई एंगल थीटा बना हुआ है, और सपोज हमने मिरर 1 पर कोई लाइट इंसिडेंट कराई। एट सम पॉइंट, उसको ए नाम दे दो। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पर उस रिस्पेक्टिव मिरर का एक परपेंडिकुलर बनाइए, नॉर्मल, इसको n1 कर रहे हैं। एंगल विथ नॉर्मल सपोज अगर हमारा स्मॉल आई है, i1 है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा कर्व बन गया है, ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल भी आपका i1 बनेगा। ना ये लाइट सेकंड मिरर के किसी पॉइंट बी पर जाकर के इंसिडेंट हुआ, तो पॉइंट बी पर मिरर m2 के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, जो कि नॉर्मल ऑफ मिरर 2 है n2, और यहां से ये सेकंड वाला मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा किसी और डायरेक्शन में। अगर ये एंगल i2 बन रहा होगा तो नेचुरली ये एंगल भी i2 बनेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहां पर लाइट टोटल कितना डेविएट हुई है, लाइट टोटल कितना डेविएट हुई है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मिरर 1 पर लाइट स्ट्राइक करने से पहले लाइट जिस डायरेक्शन में चल रहा था वो डायरेक्शन नोटिस करते, तो ये वो डायरेक्शन थी जहां पर लाइट ट्रेवल कर रही थी। पॉइंट ए पर स्ट्राइक होने से पहले इस डायरेक्शन को हम एक्सटेंड कर देते, और पॉइंट ए पर आने के बाद वो लाइट इस डायरेक्शन में चली गई। तो जो पहले वाली डायरेक्शन है और जो बाद वाली डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल Δ1, दिस इज कॉल्ड डेविएशन बाय द फर्स्ट मिरर, और इसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ i1। नाउ फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही थी उस डायरेक्शन को एक्सटेंड करें। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन से कितना एंगल टर्न करने के बाद उसकी नई डायरेक्शन मिल रही है, यानी कि ये वाला एंगल, ये डेविएशन बाय सेकंड मिरर हुआ, यानी कि Δ2 होगी। और ये भी हम स्ट्रेट लाइन के एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो Δ2 की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ i2। टोटल डेविएशन क्या हुआ, नेट डेविएशन जिसको बोलते हैं। एक मिरर ने इतना डेविएट किया, दूसरे मिरर ने इतना डेविएट किया, तो टोटल डेविएशन क्या हुआ यहाँ? आंसर है डेविएशन बाय द फर्स्ट मिरर प्लस डेविएशन बाय द सेकंड मिरर, यानी कि Δ1 प्लस Δ2। लेकिन यहाँ पर जब हम डेविएशंस को ऐड कर रहे होते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो क्या? डेविएशंस क्लॉकवाइज हुए हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज हुए हैं, ये देखने पड़ेंगे। पहले मिरर पर डेविएशन कौन सा हुआ है, फर्स्ट मिरर के डेविएशन देखेंगे।
लाइट की जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन से, मतलब लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन देखिए, उससे हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कैसे टर्न करें ताकि हमको ये डायरेक्शन मिल जाए, रिफ्लेक्शन के बाद वाली डायरेक्शन, डायरेक्शन बिफोर रिफ्लेक्शन और डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बिफोर रिफ्लेक्शन से आफ्टर रिफ्लेक्शन जाने के लिए मुझे क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा वन डेविएशन जो हुआ है वो क्लॉकवाइज हुआ है। सेकंड मिरर पे देखिए, सेकंड मिरर पर रिफ्लेक्शन के पहले वाली डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन से पहले वाली डायरेक्शन से क्लॉकवाइज टर्न करने पर मुझे रिफ्लेक्शन के बाद वाली डायरेक्शन मिल रही है, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड डेविएशन है ये भी हमारा क्लॉकवाइज हुआ है। तो क्योंकि ये दोनों डेविएशंस सिमिलर डायरेक्शंस में हुए हैं, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर एक डेविएशन क्लॉकवाइज आया और एक डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, तो फिर वहां पर हम डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू कर देंगे। फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 का इस थीटा के साथ रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा रिलेशन वो? I1 ये लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब इस मिरर के परपेंडिकुलर लाइन है ये। तो अगर ये I1 है तो इसका एडजेसेंट एंगल कितना बनेगा, देखिए ये जो एडजेसेंट एंगल है N1 इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी कि ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये I1 है, तो नेचुरली ये एडजेसेंट एंगल लिखा जाएगा 90 माइनस I1। सिमिलरली यहाँ पर है N2 मिरर 2 के परपेंडिकुलर है, यानी ये पूरा एंगल है 90, ये I2 है, तो फिर एडजेसेंट एंगल यहाँ पर मिलेगा मुझे 90 माइनस I2। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, 90 माइनस I2 प्लस 90 माइनस I1 और प्लस थीटा, सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ये पूरा 180 डिग्री, 90 माइनस I2 प्लस 90 माइनस I1 प्लस थीटा, इट शुड बी 180 डिग्री। जब इसको लगाओगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू थीटा। इसको अपने आप लिख करके देखना, 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 प्लस थीटा एंड टोटल शुड बी 180 डिग्री। तो इससे प्रूफ हो जाता है I1 प्लस I2 इक्वल टू थीटा, वो यहाँ पर रख देंगे। तो 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज द नेट डेविएशन। ठीक है यहाँ तक? बोलो भाई। यस यस अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बताया जा रहा है? नेट डेविएशन इज 360 माइनस 2 थीटा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें? और थीटा है क्या? थीटा क्या हुआ? तो थीटा इन दोनों मिरर्स का एंगल है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, दैट इज थीटा। तो नेट डेविएशन किस पर डिपेंडेंट है? क्या वो पहले मिरर के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंडेंट है? फर्स्ट मिरर के ऊपर लाइट कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई, यानी कि I1, क्या उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? आंसर है नहीं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में हमारा जो है 360 एज ए कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ थीटा इन्वॉल्व है, यानी कि नेट डेविएशन डिपेंड्स ओनली ऑन दिस एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले मिरर पर लाइट को किस एंगल पर लाया गया। एज एग्जाम्पल, अगर हम दो परपेंडिकुलर मिरर्स कंसिडर करें, टू परपेंडिकुलर मिरर्स M1 और M2, और इस पर हम कोई लाइट को इंसिडेंट कराए, मान लो दो परपेंडिकुलर मिरर्स के ऊपर लाइट लगाओ, रिजल्ट के हिसाब से वो कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा? मतलब डेविएशन देखिए 360 माइनस 2 थीटा, नॉट थीटा, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स 90, 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 90 यानी कि 180, 360 माइनस 180 इज 180। इसका मतलब लाइट 180 डिग्री से डेविएट कर जाएगी। क्या मतलब हुआ लाइट के 180 डिग्री से डेविएट करने का? मतलब ये हुआ पहले मिरर पे लाइट गई, रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर पे गई, और दूसरे मिरर से फिर जब रिफ्लेक्ट होगी
तो ये लाइट जिस डायरेक्शन से आई थी एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। जिस भी डायरेक्शन से लाइट आएगी परफेक्टली इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड, बिकॉज फॉर्मूले के हिसाब से हमारा नेट डेविएशन जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री, 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, 180 डिग्री डेविएशन। लाइट फ्लिप कर जाएगी, अगर इस डायरेक्शन से आ रही थी तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, एग्जैक्टली 180 डिग्री पीछे चली जाएगी। मतलब अगर हम इसको ए बी सी डी लिखे तो ए बी एंड सी डी आर परफेक्टली पैरेलल लाइंस, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। दो परपेंडिकुलर मिरर्स में, और जिसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। इस कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साइकिल्स में होता है। बस जो साइकिल्स होती है, साइकिल के जो पहिए होते हैं उनमें कभी आपने देखा होगा रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, येलो कलर के जो रात में शाइन करते हो। उसमें जो उसकी जो साइकिल की जो तीलियां लगी होती है, चाहे स्पोक्स लगाते हो, वहां पर दो, कभी आपने देखा होगा इस तरीके से अगर साइकिल की व्हील्स हैं और स्पोक्स है तो यहाँ पर ऐसे काफी येलो कलर का शाइन करता हुआ रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। किसी को पता है ऐसा क्यों करते हैं? साइकिल के पहिए में ये क्यों लगाए जाते हैं, जो दो रिफ्लेक्टर्स होते हैं? ये बेसिकली इंटरनली दो परपेंडिकुलर मिरर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होता है, साइकिल वगैरह रात के टाइम पर दिखती नहीं है, तो अगर कहीं आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हो तो सामने से कोई ट्रक वगैरह मान लो आ रहा हो, कोई कार आ रही है, तो कार की जो हेडलाइट होती है या ट्रक की हेडलाइट, उससे लाइट इसके ऊपर पड़ती है, और क्योंकि ये इंटरनली दो परपेंडिकुलर मिरर्स का कॉम्बिनेशन है तो जो लाइट इस पे जाएगी वो पलट जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी तरफ चली जाती है। तो कार का जो ड्राइवर होगा उसकी तरफ एक लाइट आ जाती है, उसकी हेडलाइट से यहाँ पर गया और रिफ्लेक्ट करके वापस कार के पास चला गया, यानी ड्राइवर को ये लग जाता है कि सामने कोई चीज है। ये उसी प्रिंसिपल पर काम करने वाली डिवाइसेस है, ये वाली दो परपेंडिकुलर मिरर्स में 180 डिग्री का डेविएशन। और इससे कोई मतलब नहीं कि हम यहाँ पर क्या एंगल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो भी एंगल यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक और लाइट भेजें, सब किसी और डायरेक्शन से, किसी और डायरेक्शन से मान लीजिए आप एक लाइट भेजो ए डैश, कोई मतलब नहीं, ये लाइट भी किसी और पॉइंट पर जाएगी, यहाँ से आने के बाद कहीं भी जाए, मान लीजिए इधर कहीं आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, बट यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वापस इसके पैरेलल ही जानी है उसको, ये और ये पैरेलल हो जाएगी। किसी भी डायरेक्शन से लाइट आएगी वो जाएगी पैरेलल में, जस्ट अपोजिट। नाउ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो मिरर्स हो, देखिए वैसे भी बाय नेम क्लियर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्री तो यूज होनी है। सपोज हमारे पास दो मिरर्स थीटा एंगल पर है, हमने फर्स्ट मिरर पे कोई लाइट इंसिडेंट कराई और ये लाइट पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे मिरर पे गई और दूसरे मिरर से जब रिफ्लेक्ट हुआ, इसको आप मिरर 1 का नाम देते हैं, इसको मिरर 2 का नाम देते हैं। लाइट पहले मिरर पे आई, रिफ्लेक्ट हुई, दूसरे मिरर पे गई, दूसरे वाले मिरर से वापस रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन सेकंड मिरर से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वो लाइट मिरर 1 के पैरेलल जा रही। ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, reflected from the first mirror, now the light is reflected by second mirror, and after this reflection the light travels parallel to the mirror 1. What is the relation between this I and theta? What is the relation between I and theta? Perfect geometry, और कुछ नहीं है, फिजिक्स कहीं नहीं लग रही है इसमें, सिंपल ज्योमेट्री। लाइट इंसिडेंट हुई,
रिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद वो मिरर 1 के पैरेलल जा रही है, तो क्या रिलेशन बनेगा आई और थीटा के बीच? यहां पर आई है, इसको डी नाम दे दो। कितना एंगल एडजेसेंट दिखाएंगे? थोड़ा सा आंसर आप लोग दो साथ में। अगर इधर आई एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराया गया है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर साइड वाला एंगल कितना बन रहा होगा? ये एंगल अगर इधर आई है तो आई राइट, तो फिर ये एडजेसेंट एंगल कितना बनेगा? अगर ये आई बन रहा 90 minus I. 90 माइनस आई। सिंपल ज्योमेट्री लगाओ। नाउ आप क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइट है ना, ये लाइट मिरर 1 के पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये अगर ये थीटा है तो शायद ये एंगल भी थीटा कह सकते हैं। Yes, sir. प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस में ये एंगल थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो इधर साइड में भी थीटा बनेगा। यस सर। ये भी Yes, sir. थीटा बनेगा। इधर थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आप लगा दो थीटा प्लस 90 माइनस आई, 90 माइनस आई प्लस थीटा, दिस टोटल शुड बी 180 डिग्री। 90 माइनस आई प्लस थीटा 180 डिग्री रिलेशन आ गया। That is 2 theta equals to 90 plus I। समझ आई बात? यस सर। अब इसका मतलब भी समझते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन, बट इसका मतलब क्या है? 2 थीटा बराबर 90 प्लस आई, यानी कि थीटा बराबर 90 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2। और आप कह सकते हो कि आई इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस 90, किसी भी तरीके से लिख लें। क्या मतलब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस 90 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस 90 है, तो क्या होगा? of incidence after the second reflection, the light will travel parallel to the mirror 1। क्या इस केस में तीसरा रिफ्लेक्शन होगा कोई? No, पहला sir. रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा हो गया। अब ये लाइट मिरर 1 के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, तो क्या ये लाइट फिर से मिरर 1 पर जाकर के स्ट्राइक कर पाएगी? नो सर। No, sir. तो आप कह सकते हो कि ये क्राइटेरिया ऑफ 2 रिफ्लेक्शन है। अब इसमें थर्ड रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। एज एग्जाम्पल अगर हम कह दें कि हमारे 2 मिरर्स हैं M1 M2 और इनके बीच में कोई एंगल है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री। 2 मिरर्स हैं 60 डिग्री के एंगल पर, तो ये रिजल्ट लगाओ 2 टाइम्स ऑफ 60 मतलब कि 120 माइनस 90 30। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिरर 1 के ऊपर हम 30 डिग्री के एंगल पर किसी लाइट को भेजें, अगर मिरर 1 पर 30 डिग्री एंगल पर लाइट को भेजोगे तो क्या होगा? इससे ये लाइट मिरर 1 से रिफ्लेक्ट करके मिरर 2 पे चली जाएगी और मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मिरर 1 के पैरेलल चलना स्टार्ट कर देगी। ये इस रिजल्ट का फिजिकल मतलब है। When I equals to 2 theta minus 90, what happens? After the 2 reflections, light travels to the first mirror. Light travels parallel to the first mirror, which means there will be no third reflection. बट अगर हम इससे डिफरेंट एंगल लें, जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम लाइट को सपोज 30 डिग्री से ज्यादा पर रिफ्लेक्ट करें, लेट से 40 डिग्री पे, क्या इस केस में तीसरा रिफ्लेक्शन होगा?
सपोज ये 40 है, ये 60 है, तो इस क्वेश्चन में एक रिफ्लेक्शन यहाँ हो जाएगी, एक रिफ्लेक्शन यहाँ, बट क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर थर्ड रिफ्लेक्शन होगा, Yes, sir. देखना पड़ेगा, Yes, देखना sir. पड़ेगा। देखिए 40 डिग्री पर पहले वाले मिरर पे आए, फर्स्ट मिरर पे 40 डिग्री, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान से करना होगा इसको, 40 एंड देन वी विल रिफ्लेक्ट एट 40 डिग्री। तो फिर ये साइड वाला एंगल कितना बना, इधर साइड में जो 50. एंगल बनेगा 50 डिग्री। 50 डिग्री। सेकंड मिरर पे फिर रिफ्लेक्शन होगी, सेकंड मिरर पे लाइट फिर रिफ्लेक्ट होगी। अब डायग्राम के साथ साथ आपको वर्डिंग्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, डायग्राम तो आप सुनोगे बट थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये 50 ये 60, तो नेचुरल से बात है इधर वाला एंगल निकाल सकते हैं, 50 60 इज 170, 70। इधर 70 है तो फिर ये ऊपर भी 70 डिग्री बनेगा। नाउ अब आपको एक चीज बतानी है, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है, रे आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, क्या ये फर्स्ट मिरर के पैरेलल है? नो सर। यहाँ 60 और ये 70 नो सर। नहीं है। तो अब अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो दो लाइनें पैरेलल होंगी, या दो लाइनें एक दूसरे से कन्वर्ज करें, या दो लाइनें एक दूसरे से डाइवर्ज करें, ये तीन पॉसिबिलिटीज है, पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है ये मिरर वन के साथ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी? Diverge. डाइवर्ज मतलब आपको ये पता लगाना है कि जो मिरर वन की लाइन है और जो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वाली रे है, ये दोनों रेज, ये तो क्लियर है कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये 70 और 60 बन रहा है, अगर ये पैरेलल होते तो सेम एंगल्स बनते। तो क्या ये दोनों रेज, ये जो दोनों हैं, ये आगे जा करके इनके बीच में इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएंगे, या ये फिर आगे जा करके एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे? क्योंकि अगर ये दो कन्वर्ज, तो अगर ये कन्वर्ज करेंगे तो तीसरा रिफ्लेक्शन भी होगा फिर। Yes, sir. और अगर ये Yes, डाइवर्ज करेंगे तो तीसरा रिफ्लेक्शन नहीं होगा फिर। ये कन्वर्ज करेंगे, क्यों कन्वर्ज करेंगे? क्योंकि ये वाला एंगल ज्यादा बन रहा है, 70 बन रही है। भाई अगर एक सीधा सा लॉजिक है, अगर यहाँ पर 60 डिग्री पे कोई चीज जाती तो पैरेलल जाती ना, अगर ये 60 होता तो ये चीज M1 के पैरेलल होती। अब अगर हम 60 से ज्यादा यानी 70 करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो वाली रे इस पैरेलल लाइन के नीचे जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो वो जाकर के मिरर वन को फिर कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर देगी। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद की जो रे है वो यहाँ से 70 डिग्री बना रही है, विच इज कन्फर्मेशन ऑफ थर्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि मिरर वन को जब हम एक्सटेंड करने हो तो वो कहीं ना कहीं जाकर के मिरर वन पे एक तीसरा रिफ्लेक्शन करेगी, उसके बाद लाइट फिर ऐसे चली जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर थ्री रिफ्लेक्शंस यहाँ पर डेविएशन कितना बनेगा? डेविएशन आफ्टर थ्री रिफ्लेक्शंस, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पर, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर और तीसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर, और हो सकता है चौथा रिफ्लेक्शन भी हो जाए, हो सकता है पांचवा रिफ्लेक्शन भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इन चीजों को फॉर्मूले से तो हैंडल कर नहीं सकते। कहां तक का फॉर्मूला बनाओगे? अंडरस्टैंडिंग ही इसका एक सोल्यूशन है, कि समझ लें वो ज्यादा अच्छा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जब पहली बार लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फर्स्ट टाइम पर जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो कितना डेविएशन हुआ यहाँ पर? डेल्टा 1, 40 ये था। डेविएशन कैसे देखा जाता है? जो लाइट की 100. हाँ इंसिडेंट लाइट थी उसको आप आगे एक्सटेंड कर दें, और इंसिडेंट लाइट को एक्सटेंड करने के बाद उससे रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल पर है, यानी ये पूरा एंगल 100, और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? जो Clockwise. लाइट Clockwise. तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज बोलेंगे। अब आप दूसरे रिफ्लेक्शन पे जाए। सेकंड रिफ्लेक्शन से पहले लाइट की जो डायरेक्शन है, बिफोर सेकंड रिफ्लेक्शन लाइट की जो डायरेक्शन है इसको एक्सटेंड कर दी, और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वाली डायरेक्शन, और ये एंगल पता लगाएं कितना होगा, डेल्टा 2।
तो ये 70 है, ये आराम से निकल सकता है वो एंगल, ये 70 बीच का एंगल 40 आ जाएगा। 140 सर। नहीं, हाँ 140, डेल्टा 2 इज 140। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ऐसे क्लॉकवाइज। चल रहे हैं क्लॉकवाइज। Clockwise. तीसरा थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज ज्यादा है इसमें। यहाँ पर आपको ये एंगल बताना पड़ेगा कितना बनेगा ये एंगल। ये 40, ये 70, 40 70 60, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हो। ये 60, ये 70 40 मिला करके ये पूरा 110 हो गया। तो 10 degrees 110 और 60 डिग्री। 10 डिग्री बनेगा। तो 10 डिग्री का अगर ये है तो फिर यहाँ पर भी 10 डिग्री है। तो इसका मतलब तीसरे रिफ्लेक्शन में क्या डेविएशन हुआ? तो तीसरा रिफ्लेक्शन से पहले वाली डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन से पहले वाली डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दो और उससे रिफ्लेक्शन के बाद वाली डायरेक्शन का एंगल देखो। ये 10 तो बीच का एंगल 160 हो गया, आंसर आ 160. जाएगा। नहीं 20 20 डिग्री। 20 डिग्री, तो डेल्टा 3 20 डिग्री है, बट ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, देखो। यस सर। तो Yes, sir. 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 140 डिग्री क्लॉकवाइज, बट 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो सबट्रैक्ट हो जाएगा ये। 100 प्लस 140 माइनस 20, 220। 220. यानी डेल्टा इज 220 डिग्री क्लॉकवाइज। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 3 रिफ्लेक्शंस के बाद 220 डिग्री का क्लॉकवाइज डेविएशन मिलेगा मुझे। इस तरीके के पहले क्वेश्चन, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम जो आती है प्लेन मिरर के ऊपर, वो ये आती है डेविएशन फाइंड करने को। आफ्टर 1 रिफ्लेक्शन, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। ऑब्वियसली जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे हम लोग का काम बढ़ता जाएगा, हमें बहुत सारे एंगल कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल कंसेप्ट है इसमें, वो बता देते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर हो, और सपोज कोई एक मिरर है प्लेन, उस पर हमने कोई एक लाइट भेजी, इंसिडेंट लाइट, और हमने क्या किया, मिरर के सामने, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ध्यान रखना, जो मिरर है इसके सामने हमने एक स्क्रीन लगा दी। क्या होगा इससे? जब आप स्क्रीन लगाओगे तो जो लाइट आएगी वो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो स्क्रीन पर जाएगी और स्क्रीन के ऊपर एक स्पॉट आएगा। कह सकते हैं स्पॉटलाइट हो गया ये। इधर से लाइट आई, मिरर पे पड़ी, जाकर के रिफ्लेक्ट हुई, तो जिस ब्लैक स्क्रीन पर जाएगी वहां पर जाकर के एक स्पॉट बन गया लाइट का। सपोज कि हम इस मिरर को रोटेट करना चाहते हैं, ये जो मिरर है इसको हम रोटेट करते हैं, और इसको रोटेट करते हैं विथ सम एंगुलर स्पीड, विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकंड से हमने इस मिरर को रोटेट करना स्टार्ट किया, इसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना। पहली बात तो आप ये बताओ कि ये स्पॉट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बहुत, ये तो नॉर्मल आईक्यू का क्वेश्चन है, फिजिक्स कोई मतलब नहीं। अगर इस मिरर को आप नीचे की तरफ रोटेट करोगे और सपोज जो इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, वो डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो अगर हम मिरर को नीचे की तरफ रोटेट करें तो ये स्पॉट नीचे ट्रेवल करेगा या ऊपर जाएगा, बताएं जरा। नीचे. नीचे. नीचे आएगा। ठीक, इसका मतलब मिरर को रोटेट करने से ये वाला स्पॉट नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए इस स्पॉट की वेलोसिटी कितनी होगी, ये स्पॉट कितनी स्पीड से नीचे आएगा?
और ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है। आई बात समझ में आई इसकी? Yes. कैसे करें? बड़ा सिंपल है। कैसे करेंगे तो बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं कि ये जो स्पॉट है ये y डिस्टेंस ऊपर था, ये डिस्टेंस y थी। आपके क्वेश्चन में ये भी दिया है, क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है। क्या कोई रिलेशन बन सकता है y कैपिटल D और थीटा के बीच में? y कैपिटल D और थीटा के बीच में क्या कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? Yes. Theta is equals to y by d. Cos theta, sir. tan थीटा। Tan Tan theta. theta। So y equals to कैपिटल D multiplied by tan थीटा। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके। तो y क्या है? वो स्पॉट की डिस्टेंस। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं यानी कि dy अपॉन dt, कैपिटल D इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा Sec squared. इनटू d थीटा बाय dt भी तो आएगा साथ में, देखो डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। Yes, sir. तो dy बाय dt क्या चीज हुआ? इस V स्पॉट की स्पीड। d थीटा बाय dt, ये थोड़े बहुत बेसिक चीजें आप लोगों से एक्सपेक्ट की जाएंगी। d थीटा बाय ओमेगा होता है, बस ये इसका आंसर है। मतलब प्लेन मिरर में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो जेई मेन वगैरह पेपरों में जाकर के आप स्टक कर जाते हो। बिकॉज जेई मेन में देखो स्पीड भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और स्पीड इंप्रूव तब होती है जब हमने हर वैरायटी के क्वेश्चन कर रखे होंगे। मतलब हमारे लिए पेपर में कोई भी क्वेश्चन एक नया वैरायटी नहीं होना चाहिए, तभी हम स्पीड बढ़ा पाएंगे अपनी। और हम लोग लगातार इसी पर फोकस करते हैं, नॉलेज के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर, स्पीड के ऊपर, प्रॉब्लम की एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए, उन सब के ऊपर। क्लियर है क्वेश्चन? ये बताओ। Yes, sir. तो दो टॉपिक हो, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा यार, बाकी अब अगली क्लास में करा जाएगा।